उसी क्रम में जो स्वतंत्रता संग्राम का उनका, वो तो लगा सैनिक में, तो फिर ऐसी स्थिति आई कि लोग अंदर गए। वो अंदर गए तो फिर ऐसी स्थिति भी आई कि उन्होंने पूरा संपादन संभाल लिया, और उनके अंदर क्षमता ही थी ही। उनके तमाम लोग अंदर हो गए, तो उन्होंने कुछ दिनों तक जहाँ जरूरत पड़ी तो पूरा संपादन किया और संतोषजनक किया। इसी बात को लेके पारिवारिक युग है। एक और उनकी घटना है कि वहां पर जब उस समय ये हुआ, तो ये एक अंग्रेजों ने एक योजना ये बनाई थी कि जितने नेता हैं सबको जेल में कर दो, सबको जेल में बंद कर दो, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो जिनको पकड़ पाए, बाकी नेता अंडरग्राउंड हो गए थे। अब वो क्या करे, तो फिर उन्होंने कहा था कि अब आंदोलन चले कैसे, सामने आए तो उस समय के जो राष्ट्रभक्त पूंजीपति थे, उन्होंने कहा था हम अनअकाउंटेड मनी देंगे, आंदोलन कम नहीं पड़ने, क्यों के देंगे कि ऐसे लोग हैं कि सामान्य लोग हैं। बड़े लोग तो ज्यादा अंग्रेजों के दबाव में रहते थे, अच्छा अधिकारी है, अच्छा व्यापारी, वो तो दबाव में रहते थे, तो जन सामान्य चलाएगा। अब जन सामान्य में होते हैं अपना रोज कुआं खोदने वाले, रोज पानी पीने वाले। अब वो अगर आंदोलन में चले जाए तो जेल हो जाएगी 5, 7, 10 दिन की, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। उनमें भावना तो थी, तो उन्होंने कहा ऐसे भावनाशील लोगों को 1 महीने का खर्च दे दो और उनसे कहो जाओ आंदोलन में, 10, 12, 15 दिन से ज्यादा सजा नहीं होती। आंदोलन में भाग तो लिया कोई, वो तो करते ही नहीं, थोड़ी तोड़ फोड़ की, तो इतने से ज्यादा नहीं। उसके लिए वो अनअकाउंटेड मनी दे दिया। तो आगरा जिले के लिए डॉक्टर बीवी केसकर, जो पहले सूचना और प्रशासन मंत्री हुए हैं, भारत स्वतंत्र भारत के पहले सूचना प्रकाशन मंत्री हुए डॉक्टर बीवी केसकर, महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र ब्राह्मण होते हैं। तो उनको आगरा के लिए दिया गया था। तो उन्होंने कहा हमें एक ऐसा स्वयंसेवक दे दो जो पीर बबरची भिश्ती खर का काम करे, सलाह भी हमें उसी से करना है, भोजन बनाने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, वो तो जाएंगे तो वहां पैसे करते थे, गाँव में निकलते 2, 2, 3, 3 दिन में लौट करके आते थे, क्यों करके वहां जैसा पैसा है। तो वो लेकर के उनके पास वो रहता था, तो वो सब देखना, पैसा वहां रखते हुए बैंक में तो रख नहीं सकते, पकड़ा जाए कहाँ से, तो उसकी भी सुरक्षा होती होगी, लाते तो रखते तो वही होंगे। तो गुरुदेव ने वो सब काम किए। वो आते थे तो उनसे चर्चा भी करते, परिस्थितियां क्या है, कैसे करना है, तो ये भी सलाह मशवरा भी करते, उनको खाना बना के भेजते थे। वो चले जाते थे, जब तक वो लौट के आते थे कपड़ों को धो करके प्रेस करके तैयार करके रखते थे। तो और एक ऐसा था, बाहर से खंडहर था, अंदर कमरे ठीक थे, तो वहां रहते थे, उसमें किसी को पता भी नहीं, अपने चुपचाप निकल जाए, जरूरी सामान लेकर के आ जाए, क्योंकि उसमें हिट लिस्ट में तो डॉक्टर केसकर थे, ये तो सामान स्वयं सेवक तो कोई ध्यान भी नहीं था। इस तरह से वो रह करके उन्होंने किया। तो डॉक्टर केसकर पांतपोभूमि फिर आते रहते थे, और कहते थे, गुरुदेव ने कहा कि बोले मैं धर्म का क्या आपने आधार लिया है, गुरुदेव ने स्वयं बताया था कि अब वो मित्र भी मानते थे, छोटे भी थे, जूनियर भी थे उनके, और देख लिया था कि हम की प्रतिभा कैसी है। आते थे तो उन्होंने कहा कि आपने जो गायत्री धर्म तंत्र का सहारा लिया है ये भी अच्छा है, लेकिन संगीत का भी बहुत प्रभाव होता है। आचार्य जी आप संगीत को भी माध्यम बनाइए अपनी विचार क्रांति का। तो उन्हें लेकर फिर भी गीत लिखवाए, भी संगीत का भी खड़ा किया। मथुरा में तो नहीं हो पाया, वो जो अच्छा गाते थे उन्हीं से अपने गीत कभी कभी गवा लेते थे, उन्हीं तो माता जी गा देती थी एक आध गीत, लेकिन वो ध्यान में रही। फिर हमसे उन्होंने कहा कि इनका करो। तो जब वीणा पाणी के रिकॉर्ड बनवाए, वो सब उन्होंने किया कि संगीत को भी लेना है। तो वो सब आगे कैसे प्रयोग होते रहे, और उसकी आगे फिर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर केसकर ने उनसे ये कहा था, तो बोले मेरे ध्यान में है, मुझे वो भी करना है। इस तरह से उनका वो जीवन क्रम चलता रहा। फिर आगरे में उनकी ऐसे भूमिका, हाँ वो अपने इनको ये उनको बड़ा भाई कहते थे, उनसे सीनियर थे इसमें, उत्तर प्रदेश में 10 साल तक मंत्री भी रहे,
अभी नाम आ जाएगा तो बता दूंगे, बड़े भाई कहते थे। तो उनके साथ तो वो भी कहते थे कि इनका कुछ अलग ही क्रम था। बोले जब वो जैसे वो डॉक्टर टेस्ट हुआ था तो उन्होंने सबको अंदर कर दिया। रावत जी, जगन प्रसाद रावत, तो यहाँ तक भी आते थे गुरुदेव हमारा, गए विदाई वर्ष में बराबर उनके साथ रहे। और ये कहते थे हमें तो ये बड़ा भैया, हम तो बड़े भैया में रह गए, इनकी दिव्यता की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। सब उनकी साहित्यता ऐसी थी, कोई जिसको जैसा सम्मान देते। वहाँ विदाई सम्मेलन में भी जब वहाँ बाहर आ गए तो वो बराबर मंच पर रहते थे, लेकिन जब वो यहाँ के हरिद्वार के लिए चलने लगे तो वहाँ उन्होंने फिर उनका बड़े भाई करके प्रणाम किया है। और पिछली घटना है वो तो दुखी, वहां से आए थे जब, तो उसकी पुरानी भी चर्चा करते, उस समय भूख लगे आई थी अच्छी खासी, वो तो रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा चल खा, बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने वातावरण को हल्का किया, क्योंकि एक वैसा विदाई का वातावरण चल रहा था। तो बोले क्यों रावत जी, वो रात के पराठे याद हैं? तो ये कभी दिन भर काम करने गए थे, खाने को नहीं मिला, तो रात को 12 बजे लौट करके उन्होंने पराठे सेके थे तो फिर खाए थे। एक उन्होंने और बताया कि जब वही चल रहा था तो इनका अपना अलग ढंग रहा। तो जब वो दमन चला तो वो किया तो और नेता हो गए। तो रावत जी लॉ ग्रेजुएट थे, तो उन्होंने कहा अब ये खत्म हो गया मामला, हम भी अपनी वकालत की किताबें लेते हैं तो करेंगे अपनी भाई प्रैक्टिस। तो ये साथ में बने रहे। साथ में जब किताब ले ली, सब किताबें लेकर के तांगे में रख ली, चलने लगे। तो बोले रावत जी, हाँ आप तो वकालत करने लगे, हम जैसे स्वयंसेवक क्या करेंगे, हम किसके सहारे काम करेंगे? बोले ऐसे ही उनकी उसमें कार्य था, धक्का लगा मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक, खत्म, ले जाके बोले डब्बे में, वो किताब में ले जाके मैंने अलमारी में रख दी। उन्होंने कहा अब मैं आंदोलन आंदोलन को ही गति दूंगा। ऐसा उस समय बिल्कुल सामान्य थे, तो छोटे उसमें थे। तो उनके उसमें एक ऐसी घटनाएं होती नहीं स्वतंत्रता से। वहां जाना था तो ये वो कहते थे, वहाँ के आसनसोल जेल में वो रहे थे महात्मा लोगों के, उसका भी है। तो ये तो सामान्य थे, लेकिन रावत जी के साथ ये भी जा रहे थे। कलकत्ते में कोई सम्मेलन था और सरकार ने कहा था इसको हम सफल नहीं होने देंगे। तो जितने नेता थे वो जहाँ के हैं और वहां के भी चले गए, तो उन ट्रेनों में विजिलेंट हो गए थे। रावत जी को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन ये साथ में थे। तो रावत जी डब्बा बदल बदल के, इसमें बैठ जाए, उसमें फिर दूसरी ट्रेन में बैठ जाए, ऐसे करके बचते हुए जा रहे। कभी अपना कपड़े बदलने के कोई सूचना दे के वो ऐसे निकले हैं तो वो ना पकड़ पाए। तो आसनसोल के थोड़ा पहले पहचान लिया। उन्होंने कहा रावत जी बहुत चक्कर दिया आपने, वहीं से देखते चले आ रहे आगरा से, चलो अब उतर जाओ। इन्हें कोई जानता नहीं था, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम निकल जाओ। तो उनको कुर्ता पकड़ के चलते, हूँ कहाँ जाऊंगा, यहाँ तुम जाओगे मैं जाऊँ इनको कोई जानता भी नहीं था। तो उस समय के हूँ कहाँ जाऊंगा, तुम्हारे संगे आऊँ, तुम्हारे संगे रहूंगा। तो उसके साथ वो जेल में चले गए। वहाँ एक उनकी अलग ट्रेनिंग हो गई। माँ स्वरूपा रानी नेहरू और किरवई, मालवीय जी, और स्वरूपा रानी नेहरू उनकी जवाहरलाल नेहरू की माता जी, और मालवीय जी, उनके लिए कुर्सी डाल दी और नीचे बैठते थे, तो मालवीय जी लोगों को उपदेश देते थे। तो उसका उन्हें मिला, उन्हीं ने किया था कि देखो अगर सफल बनाना तो जन अभियान बनाना, अगर आंदोलन को सफल बनाना तो जनता को जोड़ो दो और जनता के अनुदान से चलो। वो जो गुरुदेव ने ज्ञान घटी योजना थी उनने बताया इस तरह से करना। वाल्मीकि जी से उन्होंने दीक्षा भी ली थी, पता होगा लोगों को। जब 8 ही साल के थे तो पंडित रूप किशोर जी विद्वान थे, तो मालवीय जी मित्र थे। तो उन्होंने कहा लड़के को कराना तो किससे, तो मालवीय जी से करवाते हैं। तो बनारस ले गए थे। वहां बनारस ले गए थे तो उन्हें बाकायदा बैठ करके जैसे होती थी ढंग से वो दीक्षा दी, और गायत्री का शब्द कहा था कि देखो ये गायत्री है ना, ये कामधेनु है, और ये ब्राह्मण की सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण की शक्ति है ये। मतलब इसकी शक्ति का लाभ नहीं तो ब्राह्मण जीवन बिताना। ब्राह्मण की कामधेनु है ये, हर एक की कामधेनु नहीं है। तो उल्टी सीधी काम ना करेंगे तो कहां तक पूरी करेंगे।
लेकिन ब्राह्मण जिसकी अपनी आवश्यकता है नहीं और जो लोक मंगल के लिए करता उसकी हर कामना पूरी करती है, ब्राह्मण की कामधेनु है। तो वो लोग लौटते में फिर उन्होंने पूछा, 8 साल की उम्र थी, तो उनके पिताजी ने समझाया उन्हें ऐसा होता है ब्राह्मण जीवन। तो बस वो जैसे उन्हें गांठ मान, तो उनका ब्राह्मण जीवन जो चला है और सब तरह की संपन्नता आ गई, जो कुछ भी हो। अब फिर आगे लेंगे उसके प्रसंग को। तो वहां से उसमें जो आए थे तो उनके ब्राह्मण की कामधेनु है, ये उन्हें कहा था। और ये भी कहते थे कि मालवीय जी ने मुझे प्रत्यक्ष दीक्षा दी थी, उनका लेता हूँ। तो राष्ट्र के उत्थान का उन्होंने एक मंत्र बनाया था, मालवीय जी ने। श्लोक उन्हीं का रचा हुआ था, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा। सामाजिक जागरूकता के लिए सभा और सांस्कृतिक जागरूक के लिए कथा, ये गांव गांव में की जाए। ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा। पाठशाला, साक्षर बनाओ लोगों को, ज्ञान तो इसी से आएगा। नेत्र खुलेंगे, गुरुदेव कहते थे कि निरक्षर व्यक्ति एक तरह का अंधा है जो ज्ञान को देख नहीं सकता, सुन ही सकता है। तो पाठशाला और मल्लशाला, स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। योग जीवन को करने के लिए पाठशाला मतलब प्रति पर्वा महोत्सव, पर्वों को सामाजिक चेतना की जागरण का माध्यम बनाया जाए, उत्सव किए जाए। उसमें उत्सव करेंगे तो सामूहिकता बढ़ेगी, वो आएंगे, एक प्रचार बनेगा। तो उनने फिर उसी के कहते उनने कहा था प्रत्यक्ष दीक्षा, तो उनके इस श्लोक को मान के मैं चल रहा हूँ, इसी को लेकर चल रहा हूँ। ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा, पाठशाला मल्लशाला, ये सब यज्ञ और वो सब उनने उस हिसाब से किया। तो ये सब वो उनके अपने को लेकर के चलते थे, मालवीय जी के जो प्रत्यक्ष थे। बाकी तो पता है कि उनके दिव्य इस तरह से उनका चलता। आज यही बात समाप्त करते हैं।